Bismillahirrahmanirrahim. Honorable doctors, lady doctors, group members of DXN group. आज का ये लेक्चर बिलखसूस DXN ग्रुप्स के मेंबर्स के लिए है। DXN की प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है जिसको स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस कहा जाता है। स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस, ये स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस अक्सर बेशतर आप लोग इस्तेमाल करा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक DXN की मीटिंग में भी 1-2 मिनट बात की थी। मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च, इंटरनेशनल जर्नल फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, ये एक इंटरनेशनल साइंस एंड रिसर्च का जर्नल है फार्मास्यूटिकल का, जिसमें 2020 में इसके वॉल्यूम 2 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। पेज नंबर 4271 पे, 4271 to 78 ये उसका रेफरेंस है इंटरनेशनल जर्नल का। इंटरनेशनल जर्नल फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च 2020। इसमें इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की है, जिनमें किरण राज और उसके फेलोज शामिल हैं। डॉक्टर साहबान, पहले मैं ये बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस, स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस, जिस तरह हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में हर रेमेडी का सोर्स होता है, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, नोसोड्स, सारकोड्स, तो इस स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस प्रोडक्ट की जो सोर्स है, सोर्स वो एलजी है, एलजी। और एलजी भी, एलजी की फर्दर टाइप्स होती हैं। इसको माइक्रो एलजी कहा जाता है, माइक्रो एलजी, छोटी एलजी। यकीनन ये माइक्रो है तो इट मीन इसके मैक्रो एलजीज भी होती हैं। और दूसरा इसके साथ आता है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन माइक्रो एलजी, ब्लू ग्रीन माइक्रो एलजी, ये सोर्स है इस मेडिसिन का, जिसको हम कहते हैं स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस, स्पाइरुलिना। अब एलजी के जो है आगे बहुत सारे जीनस होते हैं, इनमें जीनस है स्पाइरुलिना और इसकी बहुत सी स्पीशीज होती हैं। तो जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी स्पीशी है प्लेटेंसिस, ये स्पीशीज नेम होता है और ये जीनस नेम होता है। ये जीनस है, ये इसकी स्पीशी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एलजी? क्योंकि हमने होम्योपैथिक में सोर्सेज पढ़ी होती हैं, प्लांट और एनिमल, तो ये एक नई सोर्स है। प्लांट और एलजी में ये फर्क है कि प्लांट इज ऑलवेज मल्टी सेल्यूलर, प्लांट में हमेशा मोर देन 2 सेल्स, कम से कम 2, करोड़ों अरबों होते हैं, कम से कम 2 सेल्स जिसमें हो तो उसको मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। जबकि जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल हो, जिसका ओढ़ना बिछोड़ना एक सेल हो, उसे यूनिसेल्यूलर कहा जाता है। पहला फर्क, प्लांट इज मल्टी सेल्यूलर, एलजी मे बी यूनिसेल्यूलर, मे बी मल्टी सेल्यूलर। एलजी यूनिसेल्यूलर भी हो सकती है और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, एलजी ऑलवेज ग्रो अंडर वाटर, पानी की सतह के नीचे ग्रो करती है। प्लांट्स में ग्रो थ्राइव ऑन द लैंड, लैंड के
ऊपर ग्रो करते हैं। बाकी भी डिफरेंसेस हैं वेस्कुलर सिस्टम का, जाइलम फ्लोएम का। हाँ, एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस। एनीहाउ, इस जनरल में जो रिसर्च पेपर छपा है स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस के बारे में, उसका जो सब्जेक्ट है वो ये है कि स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। वैसे तो देयर आर बहुत ही सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है, इसमें प्रोटीन्स, विटामिन, अमाइनो एसिड, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काम की। कभी वन बाई वन हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इसकी जो प्रोटीन है उसको सी फाइकोसाइनिन कहा जाता है। फाइकोसाइनिन सी फाइकोसाइनिन ये प्रोटीन है जो स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस में पाई जाती है। तो इस सी फाइकोसाइनिन के हवाले से जो रिसर्च पेपर छपा है उसका ये है कि ये जो सी फाइकोसाइनिन ऑफ स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस है, ये इनहिबिटर है NSP12 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12 का, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेप्लिकेशन ऑफ कोरोना वायरस। यानी जो कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन के लिए बहुत अहम तरीन प्रोटीन होती है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12, उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस रेप्लिकेट नहीं करता। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा। कोरोना वायरस जब हमारे इंसानी सेल पर अटैक करता है, कोरोना वायरस जब हमारे इंसानी बॉडी के होस्ट सेल पर, कोरोना वायरस जब इंसानी बॉडी के सेल पर अटैक करता है, बॉडी में दाखिल हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए, एपिथेलियल सेल्स, और उसने फर्ज करें हमारे रेस्पिरेटरी सेल्स पर अटैक किया। सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ इसकी जो स्पाइक्स प्रोटीन्स है वो बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, सेल के अंदर दाखिल हो जाता है कोरोना वायरस। मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से जो है मैं समझा सकूं। अब जब ये सेल के अंदर दाखिल होता है तो सेल के अंदर सबसे जो इसके बाकी इसकी चीजें हैं, इसके ऊपर एक कोट होता है, वो कोट को डी कोटिंग करता है अपने आप की। जो सबसे इसके पास अहम तरीन चीज है, जो जिसको आप कहते हैं कि इसका वेपन है, वो इसका RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोम जिसे कहते हैं, RNA। अच्छा, ये कोरोना वायरस RNA वायरस है। हेपेटाइटिस C का वायरस भी RNA वायरस है, हेपेटाइटिस B का वायरस DNA वायरस है। तो इसका जो सबसे कीमती चीज है वो RNA है। RNA, अभी वैक्सीन भी इसी मैसेंजर RNA की आ रही है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ये RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जीनोम है। इसी जेनेटिक मटेरियल को इसने डबल करना है, डबल इसकी कॉपी बनानी है, ऐसा समझ लें। इस RNA, एक RNA है, इसको इसने डबल करना है। अगर ये डबल करने में कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि कोरोना हावी हो गया। और अगर सेल ने इसको डबल न करने दिया, इसका मतलब है कि सेल हावी हो गया। अब ये जब होस्ट सेल में दाखिल होता है तो सबसे पहले ये इंसानी होस्ट सेल को हाईजैक कर लेता है, हाईजैक, किडनैप कर लेता है, जिसे अगवा कहते हैं या हाईजैक कहते हैं। हाईजैक लफ्ज ठीक है, क्योंकि वो प्यारे को जब कोई दहशतगर्द हाईजैक करता है तो उसके पैलेट को कंट्रोल में ले लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कोरोना वायरस क्या कर रहा है कि इस सेल को उसने हाईजैक कर लिया। ये जो अब होस्ट सेल है, ये अब हमारा सेल नहीं रहा, बल्कि ये कोरोना वायरस की मर्जी के मुताबिक काम करेगा। पहले ये सेल इसके अंदर न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लगे हुए थे। तो जो जीन्स
डीएनए और आरएनए का मैसेज देते थे, उन मैसेजेस के मुताबिक इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यकीनन हम सब ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस न्यूक्लियस की एडवाइस के मुताबिक यूजफुल प्रोटीन बनाता है जो सेल के लिए यूजफुल होती है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है। आप कुदरत के करिश्मे देखें तो उसके लिए कुदरत ने इनके ऊपर राइबोसोम्स लगा दिए हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम। ये राइबोसोम्स न्यूक्लियस से आने वाले मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं, न्यूक्लियस से आने वाले मैसेज को राइबोसोम्स ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद वो ईआर को बनाता है कि ये मैसेज आया है, आप इस तरह की प्रोटीन बना लें, सेल को ये वाली प्रोटीन चाहिए। अभी मैं फिजियोलॉजी बता रहा हूँ। आम हालात में एक हेल्दी सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम से जो मैसेज रिले होता है वो पहले डीएनए की शक्ल में, फिर जब न्यूक्लियस से बाहर आता है तो वो आरएनए की शक्ल में होता है। वो आरएनए राइबोसोम्स रीड करता है। जैसे मेरा खत, मैंने आपको खत लिखा, लेकिन आप अनपढ़ हैं, आप किसी तीसरे बंदे को कहते हैं कि मुझे पढ़ के सुनाए। अच्छा, जो वो पढ़ के सुनाएगा अब आपने तो उसी को मानना है ना, जो पढ़ के वो बताएगा आपने उसी पे यकीन करना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को राइबोसोम्स जो ट्रांसलेशन करके देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी तरह की प्रोटीन यानी अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस को सेट करके प्रोटीन बना देता है। ये है फिजियोलॉजी। अब प्लीज, वायरस कोरोना में क्या होता है कि ये जो कोरोना का आरएनए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना का आरएनए, अब कोरोना वायरस ने सेल के अंदर जाकर चूंकि सेल को हाईजैक कर लिया है, अब जो कोरोना का आरएनए है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाता है और सारी राइबोसोम्स के पास जाता है, और राइबोसोम्स उसको ट्रांसलेट कर रहा है, आरएनए को, कोरोना के आरएनए को राइबोसोम्स ट्रांसलेट करता है। यहां से थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी, इसको कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि फिजियोलॉजी किस तरह पैथोलॉजी में चेंज हो रही है। पहले वो अपने न्यूक्लियस के आरएनए को ट्रांसलेट करता था, ठीक है, और यूजफुल प्रोटीन बन जाती थी। अब वो कोरोना वायरस के आरएनए को ट्रांसलेट कर रहा है। जब कोरोना वायरस के आरएनए को ट्रांसलेट करता है तो राइबोसोम्स वो ट्रांसलेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोरोना की फेवरेबल प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने सेल के फेवर में नहीं, कोरोना की फेवर में प्रोटीन बनाना, जिसमें बहुत सारी हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 7, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 8, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12। इनमें जो सबसे वाइटल प्रोटीन है वो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12 है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12। दिस इज द मोस्ट वाइटल प्रोटीन फॉर कोरोना, NSP12। इसके बगैर वो अपना काम नहीं कर सकता। अब कोरोना वायरस क्या करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें ये तमाम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और उनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और साथ उसके एटीपी, इस NSP2 के साथ एक साइट होती है, बहरहाल वो बहुत लंबी डिटेल है, उसके साथ एटीपी बाइंड करते हैं, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की जगह पे वो एटीपी सेल के बाइंड करते हैं। तो वो एक प्रोसेस के बाद कोरोना का आरएनए रेप्लिकेट हो जाता है, रेप्लिकेट यानी उसने कॉपी बना ली, इसको कहते हैं इन्फेक्शन। कोरोना 1 से 2 हो गया क्योंकि उसने अपनी आरएनए की कॉपी बना ली। फिर वो जितनी कॉपीज बनाता जाएगा उतना वायरल लोड ब्लड में आता जाता है। इसको हम इसलिए तो पीसीआर के जरिए चेक करते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कोरोना का टेस्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज वो एंजाइम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के एक आरएनए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जितनी कॉपीज बनती चली जाएंगी, हेपेटाइटिस में भी यही होता है, एड्स में भी यही होता है, उतना बीमारी फैलती चली जाएगी। इस
रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने के लिए WHO भी रिसर्च कर रही थी, तमाम दुनिया रिसर्च कर रही थी। किसी तरीके से जो सबसे वाइटल प्रोटीन है, 9 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12, इसका और ATP की साइट को आपस में बाइंड ना होने दे, ताकि वो जो पोलीमरेज एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स है वो ना बने और कोरोना डबल ना हो, रेप्लिकेट ना हो। उसके लिए जो एलोपैथिक सिस्टम में अभी मेडिसिन यूज हो रही है वो है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर, ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं, रेमडेसिविर साल्ट, रेमडेसिविर। इसके कंपनी नेम मुख्तलिफ हैं, ये मैं जेनेरिक नेम लिख रहा हूँ। रेमडेसिविर का साल्ट, ये एलोपैथिक में इंजेक्शन की सूरत में देते हैं। इसके बारे में ये है कि ये भी इंसानी सेल में दाखिल होकर ये जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ATP की बाइंडिंग है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ATP की बाइंडिंग साइट है, इसमें जाके कंपीट करता है, फिट हो जाता है और इस ATP को इसके साथ नहीं जुड़ने देता। तो यूं वो जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं बनता और कोरोना वायरस रेप्लिकेट नहीं करता। बिल्कुल सादी जुबान में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ रही होगी। इस रिसर्च पेपर में ये लिखा हुआ है, अभी ये जो इंडिया का रिसर्च पेपर है, कि स्पाइरोलेना प्लेटेंसिस की यहाँ पर रेमडेसिविर साल्ट है ना एलोपैथिक का, मैं इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप कॉन्फिडेंस से ये मेडिसिन इस्तेमाल, ये जो है वो सप्लीमेंट इस्तेमाल करवाएं। इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की एक्टिविटी को भी रोकता है, HIV की एक्टिविटीज को भी रोकता है, ट्यूमर की प्रोलिफरेशन को भी रोकता है। मैं उसको साथ साथ स्टडी करता जाऊंगा, तो हम एक एक चीज को डिस्कस करते जाएंगे। एनी हाउ, अब स्पैरोलेना प्लेटेंसिस की सी फैकोसाइनिन है, सी फैकोसाइनिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। इसके बारे में भी उन्होंने माइस में, पहले उन्होंने इसको कहते हैं इन वाइवो और इन वाइट्रो, यानी ग्लास में एक्सपेरिमेंट करना, ट्यूब्स में, और फिर किसी जिंदा चीज में। उन्होंने माइस में एक्सपेरिमेंट्स किए, जो चूहा की मिसेज होती है, फीमेल होती है माइस, रैट की, माइस की बॉडी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। सी फैकोसाइनिन भी बिल्कुल ऐसे ही रेमडेसिविर की तरह सेल में दाखिल होकर इस नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12 और ATP की साइट को इंटरप्ट कर रहा है, उसको जुड़ने नहीं देता, उसको बाइंड नहीं होने देता। ATP को नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 12 के साथ बाइंड नहीं होने देता। जब वो बाइंड नहीं होती तो पॉलीमरेज एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जब वो नहीं बनता तो RNA रेप्लिकेट नहीं करता। RNA, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि एक तो वहीद साहब और उन्होंने कहा था कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है ताकि हमारे डॉक्टर्स कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ को उसी तरीके से अप्लाई करवाएं जैसे दूसरे मोड ऑफ सिस्टम समझ के अप्लाई करवाते हैं। तो अब आपकी सी फैकोसाइनिन भी सेल में इस NSP12 और ATP कम्प्लेक्स को बाइंड नहीं होने देती, उसकी बाइंडिंग नहीं करने देती। जब बाइंडिंग नहीं करती तो RNA रेप्लिकेट नहीं होता। जब RNA रेप्लिकेट नहीं होगा तो फर्दर कोरोना की इन्फेक्शन फैलती नहीं, बल्कि वो कंट्रोल हो जाती है। यानी इस जहां से अब इस RNA की कॉपी नहीं बनेगी, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से कितने सी फैकोसाइनिन तमाम जो वायरस होस्ट सेल में दाखिल हो चुके हैं, ये तो लाखों सेल्स के अंदर लाखों वायरस एट ए टाइम काम कर रहे होते हैं ना, हमने तो एक को पढ़ना है। तो तमाम सेल्स में सी फैकोसाइनिन, जो मुतासरा सेल हैं, जो इन्फेक्टेड सेल हैं, इनको अब हम कहेंगे इन्फेक्टेड सेल। ये होस्ट सेल अब हमारा नहीं रहा, हाईजैक हो गया है और ये इन्फेक्टेड हो गया है। तो तमाम इन्फेक्टेड सेल में सी फैकोसाइनिन इस साइकिल को इंटरप्ट करेगी, इस ATP और NSP12 की बाइंडिंग को इंटरप्ट करेगी और यूं कोरोना को कंट्रोल करती है। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद वन बाई वन हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।